नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 35। जो लोग नए हैं उनको बता दूं फ्रेंड्स, एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो का हम एक नया एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और हर एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाता है। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिटेल के साथ देखिएगा। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल के ऊपर जो जीत की उड़ान सीरीज चल रही थी, टोटल 7 लेक्चर खत्म हो चुके और उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया खत्म कर लिया, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर आपका ट्यूसडे शाम 5 बजे के आसपास आएगा जिसमें हम मिडाइवल इंडिया को कवर करने वाले हैं। तो चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीत की उड़ान जीएस लेक्चर के नाम से, तो सभी लेक्चर्स को देख डालिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं, डीएम्स करते रहते हैं कि भैया जल्दी से स्टैटिक जीके के भी लेक्चर शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो मैं आपको बता दूं, लेक्चर्स तो आपके जल्दी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो वे टू सक्सेस की ये वाली बुक है सब्जेक्टिव, इसके लास्ट 50 to 60 पेजेस पर कंप्लीट स्टैटिक जीके को ही टॉपिक वाइज कवर किया गया है। तो ये आप कवर कर लीजिएगा, आपको कभी भी स्टैटिक जीके की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोग को नहीं पता था, लास्ट में दिए हुए हैं लगभग 50 पेजेस पर हर एक टॉपिक को कवर किया गया, तो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाली बुक देखिए, ऑब्जेक्टिव तो है ही, ये सब्जेक्टिव जिसमें हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, तो ये जरूर कवर कर लीजिएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है भारतवंशी सत्या नडेला बनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने जीएस को थोड़ा फोकस के साथ पढ़ा होगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सत्या नडेला, और आप इनके बारे में ये जरूर जानते होंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, अब तक सब लोग इतना जानते थे, लेकिन हाल ही में इनको माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये नया फैक्ट इनकी लाइफ से जुड़ जाता है, और इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो सत्या नडेला है ये भारतवंशी है, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था भारत के अंदर हैदराबाद में हुआ था, और नेशनलिटी तो इनकी अमेरिकन है। इनकी इनिशियल जो एजुकेशन हुई थी, 12th वगैरह ग्रेजुएशन उन्हें भारत के अंदर की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका चले गए थे। उसके बाद 2014 में इनको माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया, और 2021 में अब ये चेयरमैन बन गए हैं। थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो पूरा नाम है वो सत्यनारायण नडेला है। ये इंडियन बोर्न एक अमेरिकन है, ठीक है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव ये है। इनको सीईओ जब बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट का, इनसे पहले स्टीव बाल्मर सीईओ थे 2014 में, फिर इनको बनाया गया, यानी कि तीसरे सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के और तीसरे ही चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। यही भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर इनसे पहले जो चेयरमैन थे अब 2020-21 तक, वो थे थॉम्पसन। ये देखिए थॉम्पसन, इनको 2014 में चेयरमैन नियुक्त किया गया था, लेकिन 2021 में इनको दूसरी पोस्ट मिल गई है, लीडर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर ये पहुंच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट की जॉन थॉम्पसन, और इनकी जगह ले ली है सत्या नडेला ने, जिनका पूरा नाम सत्यनारायण नडेला है, जो कि फिलहाल चेयरमैन बन चुके हैं। तीसरे चेयरमैन है, सबसे पहले बिल गेट्स, उसके बाद थॉम्पसन, उसके बाद सत्या नडेला को बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 53 साल की फिलहाल इनकी उम्र है, 19 अगस्त 1967 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है ये चीज? एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किनके बाद ये चेयरमैन बने, उनसे पहले कौन चेयरमैन थे, तो ये भी याद रखेगा, थॉम्पसन, जॉन थॉम्पसन इनसे पहले चेयरमैन थे, जो कि अब लीडर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिस्ट में अब बिल गेट्स नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सत्या नडेला से रिलेटेड एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब से सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में लगभग 7 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि 7 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये अपने आप में जबरदस्त बात है। बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, याद रखिए इस इंडेक्स का नाम क्या है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर। फ्रेंड, जितने भी इंडेक्स होते हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपको पता है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, ये इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से देश को पहला स्थान मिला है, भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत कौन से पायदान पर है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। सबसे पहले समझिए रिपोर्ट किसने जारी की है।
CAF ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, यानी कि चैरिटीज एड फाउंडेशन ने इसको जारी किया है, और इसमें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत को 14 स्थान मिला है। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है क्या। फ्रेंड्स, इसमें यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड वाइड, यानी कि इसमें कुछ देश होते हैं, इस बार लगभग 114 देश थे इसमें, ठीक है। देश में रह रहे लोगों ने अनजान लोगों की मदद की। कितने लोगों की मदद की? ऐसा कौन सा देश है जिसमें लोगों ने अनजान लोगों की सबसे ज्यादा मदद की? ठीक है, किसी ने वैसे मदद की, किसी ने पैसे देकर मदद की, किसी ने चैरिटी देकर मदद की। तो इसी के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबली रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार 114 देश थे और 14वें स्थान पर भारत आया। 10 साल पहले लगभग 82वें स्थान पर था। तो बहुत ही स्पीड से भारत इसमें आगे आया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। अब यह भी सवाल उठता है कि पहले स्थान दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया को पहला स्थान मिला है। उसके बाद केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 में रहा है। इंडिया भी जल्दी टॉप 5 में आएगा। इस बार क्या हुआ है, इंडिया में लगभग 61% लोगों ने, इंडियंस ने स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान लोगों की, अजनबी लोगों की मदद की, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। 61% लोगों ने, 61% लोगों ने स्ट्रेंजर्स की हेल्प की, और साथ ही 36% डोनेट किया, यानी कि पैसा डोनेट किया मदद करने के लिए, ठीक है, चैरिटी फंड्स दिए इंडियंस ने। तो अपने आप में बड़ी बात है। समझ गए कितनी रैंक मिली है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 14th रैंक मिली है, 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, जानते होंगे इसके बारे में, तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन। आपको पता ही होगा, कल यानी कि 19 जून को फ्लाइंग सिख इंडिया के कहे जाने वाले मिल्खा सिंह का निधन हो गया। 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। कोविड-19 की वजह से काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, तबीयत इनकी खराब चल रही थी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 में हुआ था, गोविंदपुरा पाकिस्तान में जो पड़ता था, क्योंकि पार्टीशन से पहले इनका जन्म हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड यह है कि 2 बार गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आ चुके हैं एशियाई गेमों में। देखिए यहां पर 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। क्लियर है। साथ ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 में रोम ओलंपिक में, 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुआ था, उसमें 400 मीटर की दौड़ में उन्हें 4था स्थान मिला था उस टाइम पर, 1960 में, ठीक है। उस टाइम पर भी इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया था। तो याद रखिएगा इनका निधन कब हुआ, 19 जून को हुआ है इनका निधन। जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 में। गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया के इकलौते तो नहीं, और भी है वैसे तो, लेकिन एशियाई खेलों में 1958 में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख इनको उपाधि मिली हुई थी। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। सबसे पहले तो यही समझिए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर कोई एलिजिबल है ब्लड डोनेट करने के लिए तो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको ब्लड की जरूरत है, ताकि हम उनकी जान बचा सके, ठीक है। इस वजह से हर साल 14 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस बार भी मनाया गया। इस बार इसका जो थीम था वो था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये जो बीटिंग है ना, मार पीटने वाला नहीं है, धड़कने वाला है, ठीक है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। थीम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस बार जो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, इस बार इसका थीम क्या था, तो ये इस बार थीम था, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है, 21 जून को विश्व भर में विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून यानी कि कल ही आएगा, जब हम ये शो रिलीज कर रहे हैं उसके अगले दिन आएगा। तो दुनिया भर में विश्व योगा डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है दुनिया भर में। योग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि
हेल्दी लाइफ के लिए डेली योगा करना कितना जरूरी है। लोगों को बीमारियां होती है, एलोपैथी की तरफ भागते हैं। अगर बीमारियों से बचना है तो योगा करो, डेली मेडिटेशन करो। इसलिए ये 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है और हर साल जो रिकॉर्ड बनता है, सबसे ज्यादा लोग एक साथ बैठ के योगा करते हैं, वो इंडिया के अंदर बनता है। लास्ट ईयर नहीं बन पाया क्योंकि पैंडेमिक था, इस बार भी पैंडेमिक है, लेकिन कई रिकॉर्ड बना चुका है इंडिया, क्योंकि योग के मामले में सबसे आगे फिलहाल इंडिया ही है। इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है योग। तो इस बार जो इसका थीम होगा, थीम पहले ही रिलीज हो जाता है। 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जाएगा, इसका थीम होगा योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग इस बार इसका थीम रहने वाला है। याद रखिएगा, योगा फॉर वेल बीइंग, क्योंकि सब लोग को पता होगा कि भाई 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि थीम क्या है इस बार का। योगा फॉर वेल बीइंग इस बार का थीम है इंटरनेशनल योगा डे का। क्लियर है? नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं। आपको तो पता ही होगा, हर एपिसोड में हम एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उस वीक की हम डिटेल के साथ कवर करते हैं। 17 जून को विश्व भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। थोड़ा यूनिक सा है, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में 17 जून गया, तो इसी दिन ध्यान से देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट प्रिवेंशन डे, यानी कि जो सूखा पड़ जाता है ना, उसके रोकथाम। इसका मतलब यह है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये समझते हैं। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो अचानक से पर्यावरण में चेंज आता है, क्लाइमेट में चेंज आता है, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। कई जगह सूखा आ जाता है जहां पर फसल नहीं उग पाती, जो पेड़ पौधे वो भी सूख जाते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से सूखा पड़ रहा है, तो हमें जो मिट्टी है उसका ध्यान रखना है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना है, बचाना है, ठीक है। सूखे से कैसे बचा जाए, लोग के अंदर इंफॉर्मेशन डालना, लोग को जागरूक करना इसके प्रति, इसलिए दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीव जंतु या फिर जो पेड़ पौधे हैं, फसल है, उसको नुकसान पहुंचता है इसके कारण। तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 17 जून को। इस बार इस दिवस का जो थीम था, नोट करिएगा, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है, मतलब लैंड का ख्याल करना, ठीक है, जो धरती है उसका ध्यान रखना, उस मिट्टी का ध्यान रखना, सूखे को कैसे रोका जा सके, इसलिए मनाया जाता है ना। रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ये इस बार इसका थीम था। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लगातार 4-5 एपिसोड से मैं आपको इससे रिलेटेड करंट इवेंट कवर कराता जा रहा हूं, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इससे। तो यार, G7 के नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया। इस करंट इवेंट में से लगभग 7 से 8 करंट इवेंट बनेंगे, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी बता दूं जो लोग नए होंगे, हाल ही में 11 से 13 जून तक G7 सम्मेलन, यानी कि एक समिट होती है जो कि ग्लोबली होती है। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि इस सम्मेलन के अंदर 7 वो देश होते हैं जो आर्थिक रूप से सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे मजबूत है, जिसमें से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सभी देश होते हैं। इस बार ये जो सम्मेलन हुआ वो 47वां सम्मेलन था, ब्रिटेन के अंदर हुआ, ब्रिटेन ने इसको होस्ट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। कहां पर हुआ था? ये कॉर्नवॉल्स में हुआ था इस बार, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो इस बार इसके अंदर क्या फैसले लिए गए वो भी आपको बताऊंगा। ये 7 देश तो इसके अंदर शामिल थे ही। इस बार चीफ गेस्ट के रूप में जो इसमें शामिल थे, यानी कि जिनको इनवाइट किया गया था, वो टोटल हमारे 5 देशों में थे, जिसमें से इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें एज अ गेस्ट शामिल थे। साथ ही दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका अतिथि के रूप में इस बार इसमें शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समिट में क्या कहा? वन अर्थ वन हेल्थ का इस बार इन्होंने मंत्र दिया, और साथ ही डिमांड भी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो वैक्सीन है उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन का भी स्पीड बढ़ाया जाए और वैक्सीन का भी उत्पादन बढ़ाया जाए। और जो सबसे एक बात हुई, इसमें एक फैसला भी लिया गया कि जितने भी ये 7 देश हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, ये पूरी दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ जो डोजेज हैं वैक्सीन की वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डोनेट करेंगे, जिसमें से 50% डोजेज केवल अमेरिका करेगा और
10 करोड़, लगभग 50 करोड़ तो अमेरिका ने कर दी, 10 करोड़ इसमें लगभग ब्रिटेन करेगा और बाकी की जो अदर 5 देश बच गए वो करेंगे। एक फैसला तो ये लिया गया, ठीक है, यानी कि एक विचार तो ये हुआ। ये सम्मेलन इसीलिए होता है कि दुनिया को कैसे विकासशील बनाया जाए, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे कैसे लड़ा जाए, ये इसलिए होता है। और इस बार इसमें 2-3 मुद्दे डिस्कस किए गए। एक तो ये वैक्सीनेशन वाला हो गया। अब दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस किया गया जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड था। अब ये आपको थोड़ा समझने पड़ेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है क्या? ये चीन के द्वारा चलाया गया था 2013 में। इसकी शॉर्ट फॉर्म BRI होती है और इसको खोल के लिखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको बोला जाता है। अब थोड़ा सा समझिए क्या था इनिशिएटिव जो कि चाइना ने चलाया था। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव 2013 में शुरू किया गया था। उससे पहले यानी कि आज से काफी साल पहले, प्राचीन की थोड़ी सी हम बात करेंगे, जब चाइना ने एक रूट बनाया था जिसको सिल्क रूट बोला जाता है, ठीक है, यानी कि रेशम मार्ग जिसको बोला गया था। इस तरीके का रेशम मार्ग दिखाया जाता है, यानी कि ये मैप है फिलहाल भी जो, ठीक है, उसी को ही इसने नया नाम दिया है ये BRI चाइना ने। ये क्या होता था, ये जो आप ब्लू देख रहे हो पानी के थ्रू मार्ग जा रहा है और जो रेड है ये हमारा रोड के थ्रू मार्ग जा रहा है। यानी कि उस टाइम पर चाइना रेशम का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब था, रेशम का उत्पादन बहुत ज्यादा करता था और दूसरे देशों के साथ बिजनेस करता था, रेशम देता था और बाकी जो उत्पादन करते देश उनसे वो लेता था। कुछ पानी के थ्रू जाता था, कुछ रोड के थ्रू जाता था। तो ये एक बेल्ट बना रखी थी जिसमें लगभग 100 देश के आसपास थे। उसके बाद ये बेल्ट खत्म हो गई क्योंकि आधुनिकीकरण आ गया। फिर से चाइना ने ये शुरू कर दिया, BRI के नाम से बेल्ट बना दी जिसमें लगभग 100 देशों को इसने फंसाया और क्या बोला, जितने भी ये 100 देश इस बेल्ट के ऊपर आते हैं कि हम आपको कर्ज देंगे, यानी कि पैसा देंगे, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करो, जैसे कि बंदरगाह वगैरह है उनको बनाओ, जैसे कि जहां एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनको विकासशील करो, थोड़ा सा उनको मॉडर्नाइज उनके अंदर करो। जैसे कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कर्ज उठाया था बंदरगाह बनाने के लिए, श्रीलंका ने एयरपोर्ट बनाने के लिए कर्ज उठाया था चाइना से। चाइना देता है इनको वो कर्ज, ठीक है, और जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पाते, यानी कि इनके अधीन हो जाते एक तरीके से चाइना के। तो चाइना की एक स्ट्रेटजी थी कि जितने भी ये आर्थिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग देश नहीं है उनको अपने अंडर ले लो, उनको अपना कर्जदार बना लो। पाकिस्तान ने अभी कुछ टाइम पहले कर्ज माफी की मांग भी की थी चाइना से कि जो इतना बड़ा कर्ज है उसमें थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए और थोड़ा कर्ज भी माफ किया जाए, क्योंकि बंदरगाह बनाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कर्ज उठाया था चाइना से। तो ये एक बेल्ट बनाई थी जिससे बहुत परेशान है लगभग अमेरिका, जो यूरोपीय देश है वो तो बहुत खिलाफ है इसके, और जो बेल्ट में वो लोग देश आते हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। तो फिर अब क्या किया गया G7 सम्मेलन में, अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन ने, इन्होंने B3W लॉन्च कर दिया। B3W की फुल फॉर्म क्या है? B मतलब BBBW, 3 बार B, इसकी फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि दोबारा से वर्ल्ड को बेटर बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने इसको टक्कर देने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए बनाया। इसमें क्या होगा, इन्होंने फैसला लिया है कि हम जो ऐसे देश हैं आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको हम देंगे कर्ज और वो अपने देश के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। लगभग इसके लिए पता नहीं कितना ट्रिलियन डॉलर का बजट पास किया जाएगा 2035 तक, और इसमें लगभग सातों के सातों देश सहमत रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछा गया क्या आप हमारे साथ हैं इसमें, मतलब जो B3W इनिशिएटिव चलाया जाएगा क्या इससे सहमत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने थोड़ा सा टाइम मांगा है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। ठीक भी है टाइम मांगना, क्योंकि किसी भी चीज के लिए ऊपर इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इस बार G7 सम्मेलन कौन सा सम्मेलन था? इस बार 47वां सम्मेलन था। किस देश ने होस्ट किया? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने होस्ट किया। कहां पर हुआ था? कॉर्नवॉल्स में हुआ था। और 7 देश इसमें प्रॉपर शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी जी एज अ चीफ गेस्ट इसमें शामिल थे। वैक्सीनेशन के ऊपर, वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया और साथ ही BRI को टक्कर देने के लिए B3W लॉन्च किया। B3W की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्लियर है? याद रखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बाकी की डिटेल इसमें दी हुई है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। वन बेल्ट वन रोड BRI से पहले इसको जाना जाता था, यानी कि चीन की जो इनिशिएटिव थी वन बेल्ट वन रोड परियोजना जाना जाता। 2000 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह परियोजना चीन की विदेशी नीति का एक हिस्सा है। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों
कई बड़े बड़े देश शामिल थे। वर्ष 2016 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना दिया गया। इस योजना के माध्यम से चीन प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। इस महत्वपूर्ण परियोजना के जरिए चीन सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग को तैयार कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। चीन की इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, गल्फ और अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क और समुद्री रास्तों से जोड़ेगा। ठीक है, उनको कर्ज देता है कि भाई आप समुद्री रास्तों को स्ट्रॉन्ग करो, बंदरगाह बनाओ, रेलवे स्टेशन, यार्ड बनाओ, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाओ, उनको स्ट्रॉन्ग करो, तो इसलिए कर्ज देता है। और यह भी शर्त रख देता है जो माल जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन करेगी कंपनी, वो चाइना की ही करेगी। ठीक है, जिससे चाइना की जीडीपी भी ऊपर चली जाती है। तो गजब स्ट्रेटजी लगा रखी है। तो ये चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने ये लिख दिया था ताकि चीजें अच्छे से नोट हो सके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। क्वेश्चन डायरेक्टली यही बन जाएगा कि कौन से राज्य में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया। क्लियर है इसका आंसर, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो समझिए ये है क्या, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति है क्या। पर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत लगभग 10 लाख स्टूडेंट की मदद ली जाएगी। 10 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी कोरोना महामारी से बचने के लिए, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। और वो 10 लाख स्टूडेंट घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे वैक्सीनेशन के लिए कि वैक्सीन लगवाइए और बाकी की जो चीजें हैं कोरोना से कैसे बचे, मास्क वास्क लगा के रखें। तो ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें एक नारा लेकर चले हैं ये जो स्टूडेंट्स, नारा देंगे 10 लाख आप भी वैक्सीन लगवाएं तथा स्वयं एवं परिवार को कोरोना से सुरक्षित करें। इस नारे के साथ जनता को जागरूक करेंगे। सरकार ने इसकी ऐसी की है तैयारी। 1 महीने तक सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएंगी। लगभग एक दिन में 1-1 घंटे की 2 बार इसमें 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएंगी। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या फिर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के जो कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल से सभी से बातचीत हो चुके हैं। पूरा प्लान बनाया जा चुका है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चलेगी और कैसे स्टूडेंट घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे। और इसको मॉनिटर करने के लिए एक ऐप भी बनाया गया है कि कौन सा कितना एरिया मध्य प्रदेश का कवर हो चुका है, कितने एरिया में लोगों ने अवेयर होके वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन सिस्टम बनाया गया। तो युवा शक्ति और कोरोना मुक्ति अभियान कहां शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, करोड़पति नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इनसे पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे वो नेतन्याहू थे। अब फाइनली नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बन गए हैं और ये इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि यहूदी मंत्री हैं, यानी कि यहूदी पहले प्रधानमंत्री हैं। ये इनका नाम याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जैसे ही इलेक्शन वोटिंग वगैरह खत्म हुई, क्योंकि संसद के थ्रू इनका वोटिंग, पार्लियामेंट के थ्रू ही वोटिंग कंप्लीट होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट की होती है, वहां पर प्रधानमंत्री की इजराइल में ऐसे होती है। और वोटिंग के खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के तुरंत बाद इन्होंने प्रधानमंत्री की पद के लिए शपथ ले ली थी। शपथ लेती बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री ने इन्हें बधाई दी। नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाई दी। तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, करोड़पति है, नाम है इनका नफ्ताली बेनेट। तो याद रखेगा, ये वैसे तो दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में इजराइल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रह चुका है। क्योंकि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो हुआ, आपको तो पता ही है, युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई थी, इसलिए काफी ट्रेंडिंग में रहा। और इजराइल एक मोस्ट इंपोर्टेंट देश है, ठीक है, बहुत नोटेबल कंट्री है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। बहुत टाइम से मैं ये जानता था कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, मैंने उसकी इमेजेस भी देखी, आपको बताऊंगा। लेकिन अब फाइनली बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिल गया है। अब बोत्सवाना है क्या? ये एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में एक कंट्री पड़ती है बोत्सवाना। इसमें ही ये हीरा मिला है। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा है वो भी बोत्सवाना के अंदर मिला था। और जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है
वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही मिला था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, इसका नाम है कलिनन हीरा। कलिनन हीरा इसका नाम है। लगभग 3106 कैरेट का ये हीरा है। 1905 में दक्षिणी अफ्रीका में पाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना था मेरे सामने। अब बात देखिए, ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। इस हीरे का वजन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हीरे जो कि 1109 कैरेट का है, जिसका नाम है लेसेडी ला रोना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा लेसेडी ला रोना हीरा है। उससे थोड़ा कम है, जो कि 2015 में बोत्सवाना में ही मिला था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मैंने आपको बता दिया कलिनन है। और ये फाइनली तीसरा सबसे बड़ा हीरा है जो कि 2021 में मिला है, दक्षिणी अफ्रीका बोत्सवाना के अंदर ही मिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसको अभी फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया है, जल्दी इसको नाम दिया जाएगा जैसे बाकी के दो हीरो को दिया गया है। तो एग्जाम में फिलहाल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पर पाया गया है? तो आप लिखोगे बोत्सवाना में पाया गया है। बोत्सवाना एक देश है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलिनन हीरा है जो कि 3106 कैरेट का है। नेक्स्ट है, ट्विटर ने हाल ही में अंतरिम यानी कि जिसे इंटर्म बोलते हैं मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया। इंग्लिश में से बोलेंगे चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर। फ्रेंड्स, फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप हो गया, इनके लिए नई गाइडलाइन जारी की थी कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए या फिर एक ऐसी पोस्ट निकालनी चाहिए या फिर ऐसे कोई अपॉइंटमेंट करनी चाहिए जितनी भी पोस्ट डलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको अच्छे से वेरीफाई किया जाए। यानी कि वो पोस्ट कहाँ से डाली, उस पोस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो पोस्ट किसने डाली, इस पूरे सिस्टम का पता लगाया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग पोस्ट डाल देते हैं, ऐसी कुछ भी पोस्ट वायरल हो जाती है जिससे बहुत बड़े दंगे या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पब्लिक के अंदर। तो ये गाइडलाइन जारी की थी। लगभग सभी प्लेटफॉर्म ने इस गाइडलाइंस के चलते रूल बना लिए थे, लेकिन ट्विटर ने रूल नहीं बनाया था, जिसकी वजह से ट्विटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गया था। अब फाइनली बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर जंग छिड़ी हुई है। ठीक है, तो अब फाइनली ट्विटर ने एक चीफ कंप्लेंट ऑफिसर अपॉइंट कर लिया है और इसकी जल्दी ही सूचना इंडियन गवर्नमेंट को दी जाएगी। यानी कि जो अधिकारी है, जो रविशंकर प्रसाद है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके साथ साझा की जाएगी प्रोग्राम कैसे कैसे काम करेगा और कौन ये अधिकारी रहने वाला है, कहाँ का ये रहने वाला है, क्या इसकी डिटेल्स वगैरह और ये सिस्टम कैसे काम करने वाला है। बाकी की डिटेल्स की आगे आएंगी, लेकिन फिलहाल तो हेडलाइन यही बन जाती है, ब्रेकिंग लाइन यही बन जाती है कि ट्विटर ने एक पोस्ट निकाल दी है जिसका नाम चीफ कंप्लेंट ऑफिसर रखा है और उसके ऊपर एक इंसान को ही अपॉइंट किया जा चुका है। लास्ट करंट इवेंट है, जापान ने जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की और ये ऐसे करने वाला पहला देश बन गया है। घोषणा काफी सारे लोगों ने कर दी, काफी सारे देशों ने कर दी कि हम भी एक ऐसा ही वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाले हैं। और जो ये पासपोर्ट जारी होगा जापान के अंदर जापान के यात्रियों के लिए, वो लगभग जुलाई में होगा। जुलाई में कभी भी इस पासपोर्ट को जारी किया जा सकता है। अब ये क्या होगा इस तरीके का, इसको वैक्सीन पासपोर्ट भी बोला गया है या फिर इसको इम्यून पासपोर्ट भी बोला गया है। इसमें क्या होगा आपको पता है, फिलहाल तो जापान ने प्रॉपर लॉक किया हुआ है, यानी कि जो बाहर के विदेश के लोग हैं वो एंट्री नहीं कर सकते और फिलहाल की वहां की फ्लाइट भी बंद है काफी हद तक, लेकिन स्पेशल जो फ्लाइट्स है वो चलती है। लेकिन आपको पता है ओलंपिक जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जापान से भी बाहर जाएंगे लोग, तो उनके लिए ये पासपोर्ट सर्विस शुरू की है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर पूरी डिटेल्स रहने वाली हैं यात्री की, क्योंकि वो विदेश में जाएंगे। डेफिनेटली इतना मुश्किल तो है नहीं, सभी देशों ने अपने अपने रूल बना रखे हैं, कोई कोविड ना लेके आ जाए हमारे देश के अंदर, तो इसलिए पासपोर्ट जारी किए गए जिसमें यात्री की पूरी डिटेल रहने वाली है कि यात्री को लास्ट में कभी पास्ट में कोविड से वो इन्फेक्ट हुआ था या फिर नहीं, कितने टाइम के लिए इन्फेक्ट हुआ था, ठीक है, कहीं वो अभी तो पॉजिटिव नहीं है, क्या उसको वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीन की कितनी डोज लग चुकी हैं, कौन सी वैक्सीन इसको लगी थी, ये सभी डिटेल रहेंगी। ऐसा जापान पहली बार कर रहा है और ये ऐसा पहला देश बन गया ऐसे करने वाला। बाकी काफी सारे देशों ने इसकी घोषणा की है और अमेरिका ने भी इसकी घोषणा की थी ऐसे पासपोर्ट की, लेकिन अमेरिका राज्य के जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया है
क्योंकि ये उनके खिलाफ है, यानी कि जो अधिकार होता है ना, मौलिक अधिकार, ये उनके मौलिक अधिकार के खिलाफ है, अमेरिका के लोगों का ये कहना है, क्योंकि अपनी डिटेल साझा कर रहे हैं दूसरे देश में जाके, ये उनको सही नहीं लगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जापान तो ये कर रहा है, देखते हैं इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ होता है क्या। डेफिनेटली होगा, क्योंकि सब देश इसमें आगे आ रहे हैं। कोविड-19 इम्यून पासपोर्ट इसको नाम दिया गया है, या फिर वैक्सीन पासपोर्ट इसको नाम दिया गया है, और जापान ने घोषणा की है। तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो आज का एपिसोड, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज के एपिसोड में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा करंट इवेंट लगा। जरूर बताइएगा, मुझे भी तो पता चले कौन लोग यार जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जीत की उड़ान सीरीज के 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कवर हो चुका है, पूरा डिटेल से हमने कवर किया, इमेजेस के साथ, फुल स्टोरी के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, या फिर चैनल के ऊपर यार प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हो। और देखिए लेक्चर को, और बाकी के जितने भी एपिसोड हो चुके हैं, 35 एपिसोड इसके हो चुके हैं करंट अफेयर शो के, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सभी एपिसोड को देखिए, एंजॉय करिए, और बाकी तैयारी करते रहिए, मजे लेते रहिए, और प्रिपरेशन करना मत छोड़िएगा। डेली पढ़िए, चाहे कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।